ये कहानी चार ऐसे दोस्तों की है जिन्हें रोमांस से काफी ज्यादा लगाव था, जिसके चलते एक दिन वो ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां के अनकहे किस्से पूरे देश में खौफनाक रहस्यों के लिए मशहूर थे। चलो गाइस, इस खौफनाक रहस्यों से भरी गुफा के अंदर चलकर हम सबसे पहले इंसान बन जाते हैं जो इस गुफा के इतने डरावने किस्सों का राज सबके सामने लाएंगे। ठीक है, लेकिन संभल कर। अगर कोई भी खतरा दिखाई दिया तो हम चारों वापस लौट जाएंगे। सारी बातें तय करने के बाद वे चारों गुफा के अंदर चले जाते हैं। अंदर चारों ओर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। आकाश ने अपनी पॉकेट से टॉर्च निकालकर उसे ऑन कर लिया और वे चारों धीमे कदमों से अंदर की ओर बढ़ने लगे। अंधेरा काफी गहराता जा रहा है कि तभी कपिल का हाथ अचानक ही एक पत्थर पर लगा, जिसे दबाने से पूरी गुफा में एक अजीब सी हल्की लाल रंग की रोशनी फैल गई। गुफा में रोशनी होते ही उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। चारों देखते हैं कि वो जहां पहुंच चुके हैं, अब वहां से आगे जाने का कोई भी रास्ता ही नहीं था। वो गुफा के अंत तक आ चुके थे। क्या यार, बस दैट्स इट। हम इस गुफा के इतने किस्से सुनकर यहाँ बस ये देखने आए हैं। नहीं गाइस, ऐसा नहीं हो सकता। इस गुफा का कुछ न कुछ रहस्य तो जरूर है, जो इस गुफा की इतनी सारी डरावनी कहानियां होने के बाद भी आज तक कोई नहीं जान पाया है। हाँ, सही कहा। सब इधर उधर देखो, यहाँ जरूर कोई ना कोई खुफिया रास्ता होगा जो इस गुफा की अनंत गहराइयों के राज तक हमें ले जाएगा। तभी उन्हें वहाँ एक पत्थर दिखाई देता है जिसके नीचे की मिट्टी काफी कोमल थी। ये बात, अब बस हमें मिलकर इस पत्थर को यहाँ से हटाना है ताकि हम इसके नीचे की मिट्टी को हटाकर उस रास्ते पर आगे बढ़ सके। सब मिलकर उस पत्थर को वहां से हटा देते हैं और नीचे जाने के लिए एक एक करके उतरने लगते हैं। नीचे उतरकर उन्हें वहां एक प्रयोगशाला दिखाई देती है। अंदर मरीजों के लेटने के लिए कई सारे बेड लगे हुए थे। कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी वहां रखे दिखाई पड़ रहे थे और तरह तरह के केमिकल भी नजर आ रहे थे, लेकिन सब पर धूल जमी थी। ये तो कुछ और ही लग रहा है यारो। इसे देखकर तो लग रहा है सालों से यहाँ कोई आया ही नहीं है। कोई ऐसे गुमनाम प्रयोगशाला क्यों बनाएगा, वो भी इतनी खतरनाक गुफा के अंत से भी नीचे और आगे आकर। तुम लोगों ने महसूस किया कि यहाँ से कुछ अजीब सी बदबू भी आ रही है? क्या सड़ रहा है यहाँ? सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। अरे यार, इस तरफ देखो, यहाँ कुछ है शायद। धीरज की बात सुनकर तीनों उसकी तरफ जाते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है यार, ये क्या देख रहा हूँ मैं। इस शीशे की अलमारी में तो कोई डेड बॉडी रखी हुई है और ये लिक्विड जैसा क्या है इसके चारों तरफ। ये देखो, यहाँ पे कुछ है। शीशे पर जमी धूल को साफ करने पर उन्हें शीशे के उस पार एक सड़ी गली सी लाश दिखाई दी। यहाँ शीशों में अजीबोगरीब सी लाशें कैद है। कोई लाशों को दफनाने या जलाने की बजाय इस तरह शीशे में कैद करके क्यों रखेगा? ये जगह मुझे कुछ सही नहीं लग रही। चलो चलते हैं यहाँ से। ओह नो भाई, मैंने अभी अभी इस लाश की आंखें झपकती हुई देखी है। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? इनके शरीर का मांस तक गल गया है, इनकी बॉडी कंकाल बन चुकी है और तुम्हें ऐसा लगता है कि ये आंखें झपकाएगी। ये लो, खोल दिया मैंने इसका बॉक्स। अब देखते हैं ये डेड बॉडी कैसे हाथ हिलाती है। इतना कहते हुए धीरज ने झट से एक अलमारी का दरवाजा खोल दिया। वो चारों आपस में बातें कर ही रहे थे कि उन्हें हड्डियों की कड़कड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। वो चौंक कर उस डेड बॉडी की तरफ देखते हैं। डेड बॉडी अपने गले सड़े शरीर को रबर की तरह टेढ़ा मेढ़ा करके हिला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी महीनों की थकान दूर कर रही हो। एक मुर्दे को अपनी आंखों के सामने उस कांच की अलमारी से बाहर निकलता देख वे चारों घबरा जाते हैं और हड़बड़ाहट में एक दूसरी कांच की अलमारी से जा टकराते हैं। दूसरी अलमारी के कांच में टक्कर लगने से दरार आ जाती है और उस अलमारी में रखा मुर्दा भी धीरे धीरे हिलने लगता है। बाहर की तरफ चलो, यहाँ कुछ बहुत अजीब हो रहा है। हमारे यहाँ आते ही ये लाश जिंदा कैसे होने लगी? वो चारों बाहर की ओर भाग रहे होते हैं। तभी वो पत्थर ऊपर गुफा में बाहर जाने के रास्ते में वापस आकर रुक जाता है।
जिससे कि अब उन चारों के उस भयानक गुफा से बाहर निकलने का इकलौता रास्ता खत्म हो जाता है। यार ये मुर्दा आदमी जिंदा कैसे हो सकता है? हम कोई सपना देख रहे हैं क्या? ऊपर का रास्ता भी बंद हो गया। चलो अंदर छिपने की कोई जगह ढूंढते हैं। रास्ता बंद होने के बाद वे चारों अंदर बने हुए कमरे की तरफ भागने लगते हैं। अंदर का कमरा एक लाइब्रेरी और मेडिकल स्टोर था। वो चारों स्टोर में बने हुए रैक के पीछे छिपकर बैठ गए थे। मुर्दे की स्टोर रूम की तरफ बढ़ने की आवाज उन्हें साफ सुनाई दे रही थी। मैं एक मजबूत आदमी हूँ और एक गले सड़े बिना मांस के आदमी से डरकर मैं चूहों की तरह छिप नहीं सकता। मैं उसका सामना करूंगा। बाकी के 3 साथी धीरज को बहुत रोकते हैं, लेकिन वो जाकर सीधा उस मुर्दे के सामने जा खड़ा होता है। वो मुर्दा लगभग 7 फीट लंबा था। उसके बड़े बड़े नुकीले दांत और आंखों की जगह काले गड्ढे बने हुए थे। बाकी का शरीर लगभग गल सड़ चुका था। 4 हाथ पैरों पर खड़ा हुआ वो एक जिंदा लाश की तरह खड़ा गुर्रा रहा था। धीरज बैग से अपने बचाव के लिए एक बंदूक निकाल लेता है, जो कि वो अक्सर ऐसी खतरनाक जगहों पर जाते वक्त अपने साथ लेकर घूमता रहता था, जिससे कि वो अचानक से आए किसी जानवर या ऐसे किसी अनजान खतरों के लिए पहले से ही तैयार रह सके। तेरे लिए तो मेरी ये गन ही काफी है। इतना कहकर धीरज गन से उस पर ताबड़तोड़ वार करने लगता है। धीरज के आक्रमण से वो मुर्दा बौखला उठता है और अपने पंजे से उसके ऊपर हमला कर देता है। मुर्दे के इस तरह झपटने से धीरज एक पल को संभल नहीं पाता है और उसी पल वो मुर्दा धीरज के मुंह पर हाथ रखकर उसके मुंह को इतने जोर से दबा रहा होता है जिससे धीरज को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। धीरज के शरीर पर एक जानवर की तरह झपटने के बाद कुछ ही देर में उसने धीरज की ऐसी स्थिति कर दी जिस वजह से धीरज सांस तक नहीं ले पाता और वहीं वो अपना दम तोड़ देता है। फिर वे मुर्दे धीरज के शरीर को दूर फेंक देता है। ये हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। हम सब मरने वाले हैं। ये किसी इंसान की नहीं, राक्षस की बॉडी है। मुर्दा गर्दन को इधर उधर घुमाकर उनकी गंध पहचानने की कोशिश कर रहा था। उनकी गंध पहचानने के बाद वो लड़खड़ाते हुए रैक की तरफ बढ़ने लगा। उसको अपनी तरफ आता देख तीनों अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। इससे पहले कि देव कुछ समझ पाता, पीछे से एक दूसरे मुर्दे ने राज का पैर पकड़कर उसे अपने साथ घसीट लिया। लगता है वो दूसरा मुर्दा भी उस अलमारी से बाहर आ गया है। लेकिन ये मुर्दे अचानक जाग कैसे गए और इन्हें यहाँ रखा क्यों हुआ था? आकाश अभी सोच रहा होता है कि उसे चींटियों का एक झुंड कतार बनाकर जाता दिखाई देता है। उन चींटियों के पीछे जाने पर आकाश को एक लाश दिखाई देती है जिसे कीड़े और चींटियां नोच नोच कर खा रहे थे। अपनी उखड़ती सांसों को नियंत्रित करते हुए वो 2 कदम पीछे हटा तो उसे महसूस हुआ जैसे कोई ठंडी सी हवा उसे छू कर गुजर गई है। आकाश ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपने सामने एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जिसने कोट पहन रखा था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद थी। ऊपर से आने वाले रास्ते पर तो पत्थर अटक चुका है। तो तुम फिर इस बंकर में कैसे घुसे? कौन हो तुम? मैं साइंटिस्ट विकी हूँ। ये मेरी ही गुफा है। अपने इतने सालों के करियर में मैंने ऐसे कई केस देखे जब लोग लगभग मर कर वापस लौट आए। इस दुनिया से जाने से पहले मैं इस पहेली को हल करना चाहता था। अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने कुछ लोगों को धोखे से यहाँ बुलाकर कैद कर लिया था। मैंने उनके शरीर के एक एक नस को काटकर उनके शरीर को नियर डेथ तक पहुंचाया और फिर उनके दिमाग तक जाने वाली ऑक्सीजन को ब्लॉक कर दिया। लेकिन लूजर थे सब के सब। महीनों तक मैं उन पर एक्सपेरिमेंट करता रहा, लेकिन उनमें से कोई भी लौट कर वापस नहीं आया। फिर मैंने अगले बैच पर एक्सपेरिमेंट किया और उनके ब्रेन तक जाने वाली ऑक्सीजन को ब्लॉक कर दिया। उनकी बॉडी डेड न होने पाए, इसलिए मैं उनके बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन देता रहा और एक स्पेशल केमिकल में उनकी बॉडी को डालकर उनके वापस आने का इंतजार करने लगा। काफी दिन बीत गए, लेकिन मेरे ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी डेथ को टच करके लौट कर नहीं आया।
इस सभी के बीच मेरी उम्र बढ़ती चली गई और फिर एक दिन मेरी मौत हो गई। इधर साइंटिस्ट आकाश को अपनी कहानी सुना रहा था, उधर कपिल अपनी यूनिट में फोन मिलाकर मदद मांगता है। सर, हम लोग गुफा में फंस गए हैं, प्लीज कुछ करिए। कपिल अभी तक हुई सारी घटनाएं यूनिट कैप्टन को बताकर मदद मांगता है। तुम परेशान मत हो कपिल, हम कुछ करते हैं। क्या तुम मर चुके हो? हाँ, मैं मर चुका हूँ। जो बॉडी तुमने अभी अभी देखी वो मेरी ही बॉडी है। मेरी आत्मा आज तक उन ऑब्जेक्ट्स के लौटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन तुम चारों ने वो कर दिखाया जो मैं भी ना कर सका। वो लौट आए हैं। मेरी रिसर्च ने कमाल कर दिया। मैं मरने के बाद भी लोगों को वापस ला सकता हूँ। तुमने देखा ना तुमने? शरीर के छलनी होने के बाद भी वो कितने ताकतवर है। सब मेरे केमिकल का कमाल है। मेरी बरसों की रिसर्च पूरी हो गई। वो आ रहे हैं तुम्हारे लिए। अब वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। They will kill you all. अब हमारा राज होगा दुनिया पर। देख लो अपने पागलपन का अंजाम। आज कीड़े तुम्हारे शरीर को नोच नोच कर खा रहे हैं। तुम्हारे बनाए हुए इन मॉन्स्टर्स को मैं इस बंकर से बाहर नहीं जाने दूंगा। मैं एक सच्चा देशभक्त हूँ। मासूम लोगों की रक्षा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दोनों डेड मॉन्स्टर्स उन तीनों की ओर बढ़ रहे थे। आकाश, देव और कपिल को लग रहा था शायद ये उनका आखिरी समय है। आकाश पास ही गिरी हुई धीरज की गन को नीचे से उठा लेता है और उन दोनों डेड मॉन्स्टर्स के ऊपर उन गन को तान देता है और फिर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगता है। लेकिन उन मुर्दों पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। तभी कपिल देखता है कि उनके यूनिट के कैप्टन, जिनसे उसने कुछ देर पहले कांटेक्ट किया था, वो ना जाने कैसे उनके सामने वो अपने साथ और मदद लेकर आ चुके थे। सर, आप यहाँ नीचे तक कैसे आए? ये रास्ता तो इस गुफा के अंत के बाद भी ढूंढ पाना काफी मुश्किल है, और ऊपर वो इतना भारी पत्थर नीचे आने के रास्ते को भी बंद कर चुका था। तुम्हारी लोकेशन को ट्रैक करते हुए हम इस गुफा तक पहुंच गए। और हाँ, तुमने सही कहा कि यहाँ तक पहुंचना कोई आसान काम बिल्कुल भी नहीं था, पर एक इंडियन आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर के लिए ये काम कोई इतना भी कठिन नहीं था। सो लेट्स गो बॉयज। दोनों डेड मॉन्स्टर्स कैप्टन की ओर लपकते हैं, पर कैप्टन और उनके साथ आई टीम ने मिलकर मुर्दों के ऊपर केमिकल फेंकना शुरू कर दिया, जिससे वो मुर्दे एक एक करके ढेर होने लगे और जमीन पर गिरते हुए पिघल कर खाक हो गए। और मॉन्स्टर्स के खत्म होते ही एक जोरदार चीख के साथ साइंटिस्ट की आत्मा भी पिघल कर खाक होने लगती है। मेरे इस आविष्कार को तुम लोगों ने ऐसे बर्बाद कर दिया। मैं भी तुम्हें अब इस गुफा से बाहर जाने तक नहीं दूंगा। इतना कहकर साइंटिस्ट की आत्मा वहां से गायब हो जाती है और कैप्टन, कपिल, देव और आकाश को अपनी टीम के साथ गुफा से बाहर लेकर जाने लगे। तभी गुफा बहुत जोर जोर से हिलने लगी और ऊपर से पत्थर नीचे गिरने लगे और लाल रंग की रोशनी तेज से चालू बंद होने लगती है। जैसे तैसे सब लोग गुफा से बाहर निकल कर आते ही हैं कि तभी सब देखते हैं कि वो गुफा काफी तेज आवाज से ढह जाती है और वहां रह जाता है बस धुआं, और रहस्यों और अनगिनत राज भी उस गुफा के साथ ही दफन हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ मेरी एक सच्ची कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक पत्रकार था और फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैंने अपनी वो जॉब छोड़ दी, या ये कहूँ कि मैं उस जॉब के लायक ही नहीं रहा, क्योंकि मैं अपाहिज हो गया हूँ। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, मेरी दोनों टांगे नहीं हैं। मैं शुरू से ऐसा नहीं था। 4 साल पहले किसी ने मेरे शरीर का निचला हिस्सा छीन लिया। अपनी रिपोर्टर की जॉब के दौरान मैं बहुत डेयरिंग था और मुझे नई नई जगहों पर जाकर वहां की खबर लाने में काफी इंटरेस्ट था। मैं बहुत बार अलग अलग खतरनाक जगहों पर गया और ऐसी कई जगहों के बारे में सच्ची कहानियां सुनी जो किसी बहादुर इंसान के दिल में भी आतंक के बीज को बो सकती है। हालांकि मैं जिस जगह गया था उसके अंदर मैंने जो देखा, उससे भयानक चीज मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। मेरा नाम राज है
और ये सब तब शुरू हुआ जब मुझे अपने अलग अलग व्यूअर्स के ईमेल्स मिलने लगे। एक एक्टिव यूट्यूब चैनल चलाने और एक पत्रकार होने के कारण मेरे चैनल पर काफ़ी व्यूअर्स थे। मैं मेरे चैनल पर बहुत ही रहस्य से भरी जगहों की वीडियोस डालता था जो लोग बहुत इंटरेस्ट से देखते थे और पसंद भी करते थे। तो एक दिन मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया और उसने मुझे एक गुफा के बारे में बताया। उसने मुझे बताया कि उस गुफा के अंदर कई लोग लापता हुए थे। एक बार गुफा में जाने के बाद वो कभी लौट कर नहीं आए। तो मैंने मेरे साथ चलने वाले ग्रुप के लोगों से इस बारे में बात की। मेरे साथी हैरी और सैम भी काफी एक्साइटेड थे और मैंने अपने जरूरी उपकरण इकट्ठे किए और उस रहस्यमयी गुफा की जांच करने का फैसला किया। 2 दिन बाद ही हम उस गुफा तक जाने के लिए निकल पड़े। जब हम उस जगह पर पहुंच गए तो हमने अपना गोप्रो पहना, गुफा के एंट्री गेट पर एक कैमरा लगाया और हमने खाने पीने का भी काफी सामान ले लिया क्योंकि पूरे चांसेस थे कि शायद हम गुफा में फंस जाए। हमारे कैमरामैन हैरी और हमारे ऑडियो इंजीनियर सैम गुफा में जाने के लिए तैयार थे। हम सबको ये एक्सपीरियंस बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा था क्योंकि हमें भूत प्रेत में इतना विश्वास नहीं था। हम सब तो एक एडवेंचर के लिए इस गुफा के अंदर जाना चाहते थे। गुफा तो बहुत बड़ी लग रही है। तुम्हें क्या लगता है, हमें यहाँ कुछ अलग, कुछ खास मिलने वाला है? कुछ नहीं कह सकते यार, अभी तो बस हम यहाँ आए ही हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। हमने लगभग आधा घंटा बस घूमने और गुफा की संरचना को देखने में बिताया। जैसे जैसे हम चलते गए गुफा बहुत टाइट होती गई और हमें डर महसूस होने लगा। वहां एक अजीब सी गंध थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी जानवर की लाश सड़ने से वो गंध आ रही हो। हम गुफा के एक हिस्से पर पहुंचे जो कभी खत्म ना होने वाली अंत की तरह लग रहा था, लेकिन जमीन पर एक बड़ा छेद था। वह छेद एक इंसान के फिट होने के लिए काफी था, इसलिए बिना झिझक के मैं कूद गया। हैरी मेरे ठीक पीछे आया, लेकिन सैम ने वही रहने का फैसला किया। गुफा की वो जगह बहुत टाइट थी। मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था। मैंने अपनी फ्लैशलाइट ऑन की तो एकदम से बहुत सारे चमगादड़ उड़ते हुए हमारी तरफ आए, जिससे हम बहुत डर गए। अपने आप को संभालते हुए हम फिर से किसी तरह आगे बढ़े। वहां इतना अंधेरा था कि हमारी फ्लैशलाइट भी आसपास की जगह को पर्याप्त रोशनी नहीं दे पा रही थी। मुझे उम्मीद थी कि वहां तापमान बहुत गर्म होगा, लेकिन उल्टा हुआ। अंदर वहां कड़ाके की ठंड थी। जगह इतनी तंग थी कि हम खड़े भी नहीं हो सकते थे। जैसे जैसे हम अंदर गए हम रेंगते हुए जाने लगे। राज, मुझे लग रहा है हमें वापस चले जाना चाहिए। अब मुझे सचमुच डर लग रहा है। बेशक डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ कुछ अलग ढूंढना चाहता हूँ। कुछ तो मिलेगा यार, जिससे हम कुछ सनसनीखेज ढूंढ सके और बहुत सारे व्यूज और लाइक्स बटोर सके। मैं कहीं नहीं जा रहा यार, सचमुच मेरा मन नहीं मान रहा। कुछ तो गलत है। राज डर मत यार, ये हमारा काम है। हम कोई पहली बार ऐसी जगह पर नहीं आए हैं। अभी भी सोच ले। मैं सब सोच कर ही आया हूँ। वो पहले तो झिझक रहा था क्योंकि वो डरा हुआ था, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद उसने मेरा पीछा करना जारी रखने का फैसला किया। 1 घंटे तक बिना रुके रेंगने के बाद हम आखिरकार गुफा के एक हिस्से में पहुंच गए। यह एक बड़ी जगह थी, खुली जगह थी। आखिर हम पैरों पर खड़े हुए। वहां थोड़ा आगे जाकर एक झरना बह रहा था। हम झरने के पास गए। ये झरना कहाँ से बह रहा है? गुफा में तो कोई जगह भी नहीं दिखाई दे रही थी। वही तो मैं भी देख रहा हूँ, पानी आ कहाँ से रहा है? चलो, जहां से भी आ रहा है हमारे लिए तो अच्छा ही है, फ्रेश पानी। हाँ सही कहा। मैं झरने के पास गया और मुझे झटका लगा क्योंकि पानी इतना ज्यादा ठंड था कि हम उसे हाथ भी नहीं लगा पा रहे थे। वहां उस जगह पर आसपास बहुत सारी अजीब तरह की फंगस लगी हुई थी, जिसका साइज बहुत बड़ा था, बिल्कुल पेड़ की तरह, जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी। मैं चलकर थोड़ा और आगे गया तो फंगस के पेड़ के ठीक पीछे एक आदमी की लाश गली पड़ी थी। उसकी लाश पर तरह तरह के कीड़े मकोड़े लगे थे। उसका मांस खा रहे थे। आधी लाश तो वो खा चुके थे। उसके शरीर की हड्डियां भी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस आदमी को मरे हुए काफी समय बीत चुका है। उसके शरीर की जांच करने पर मैंने एक उपकरण देखा जो वॉइस रिकॉर्डर जैसा था। मैंने वो वॉइस रिकॉर्डर ले लिया। जब मैंने इसे लिया तो मुझे फुसफुसाहट जैसी आवाज सुनाई दी। मैंने डिवाइस के अंदर की रिकॉर्डिंग सुनना शुरू कर दिया। कुछ रिकॉर्डिंग खराब हो गई थी, इसलिए मुझे बीच से ही उस बेचारे की कहानी सुननी पड़ी। इसे मैंने सुना। मैं कुंवर हूँ,
ये मेरा पहला दिन है। मुझे अपने दोस्त नहीं मिल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने इस गुफा से बचने का रास्ता खोजने के लिए अपने अपने रास्ते अलग कर लिए और अभी मैं अपनी जगह पर इंतज़ार कर रहा हूँ। कोई वापस नहीं आया है। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। ये मेरा इस गुफा में दूसरा दिन है। मुझे लगता है कि मेरे पास 4 दिन का खाना बचा है। भूख से बचने के लिए मैं हर दिन कम खाना खाना शुरू कर दूंगा। मुझे इस जगह की आदत पड़ रही है। आज तीसरा दिन है और मैंने अभी तक अपने बाकी दोस्तों की आवाज़ नहीं सुनी है। मैं नहीं जानता वो कहाँ है, जिंदा है भी या नहीं। आज चौथा दिन है। बहुत बुरा, बकवास, गंदी जगह है। कोई बचाओ मुझे। मुझे मेरे एक साथी का कटा हुआ हाथ मिला है। मैं नहीं जानता उसका बाकी का शरीर कहाँ है। आज 5वां दिन है। मेरे पास खाना नहीं बचा है। मैंने हाल ही में गुफा की गहराइयों में कुछ जानवरों की आवाज़ सुनी है। मैं मर रहा हूँ। मेरा दोस्त रमन मुझे मिल गया है। ये यहाँ सो रहा है। तभी उस आदमी के जोर से चीखने की आवाज आती है। उसका दोस्त रमन उस पर हमला कर रहा था। नहीं नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, नहीं। रिकॉर्डिंग उस दर्द के चिल्लाने के साथ खत्म हो गई। हम दोनों रिकॉर्डिंग सुनकर हक्के बक्के रह गए। तुम्हें क्या लगता है उसके दोस्त ने उसे मारा होगा? हाँ शायद, अंधेरे में उसे क्लियर दिखाई ना दिया हो। तभी वहां उस रास्ते से किसी की आवाज आने लगी। चौकन्ने हो जाओ, कोई आ रहा है वहां से। इन पेड़ों के पीछे छिप जाओ जल्दी। तभी अचानक हमने देखा कि वहां से सैम आ गया था। सैम, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या मतलब? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हम खुद यहाँ आकर पछता रहे हैं। ऐसा भी क्या हो गया? हम सब तो कितने एक्साइटेड थे। यहाँ देखो, ये देखो। ओह शिट मैन, ये कौन है? मैं अभी भी कह रहा हूँ हमें वापस चलना चाहिए, वरना हम भी इस लाश की तरह यहाँ पड़े होंगे। प्लीज चलो यहाँ से। ठीक है, चलते हैं। तभी चारों तरफ से एक भयानक आवाज आती है। मुझे अब महसूस हो रहा है कि हमने यहाँ आकर गलती कर दी। ये कैसी आवाज है? कुछ तो है यहाँ पर। सैम बातें करते करते उस झरने के पास चला जाता है। इस पानी के आने की कोई तो जगह होगी, है ना? हम ये सब बाद में डिस्कस कर लेंगे। वो झरने के पास ही खड़ा था और तभी झरने के पीछे से 2 बड़े बड़े हाथ निकल कर आए और सैम को पकड़कर खींचकर झरने के अंदर ले गए। हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और तभी गुफा के अंदर पत्थर गिरने लगे। सैम! ओह माय गॉड, वो क्या चीज थी? वो कैसे हाथ थे? ये कोई जानवर नहीं था, पर यह इंसान भी नहीं था। हम भी मरेंगे राज, अब हम भी मरेंगे। ऐसे मत बोलो यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। अगर हमें अपनी जान बचानी है तो बिना कोई देरी किए भागो यहाँ से। जैसे ही हम उसी रास्ते से वापस जाने लगे, तभी हैरी को अपने नीचे जमीन पर कोई परछाई दिखाई दी। जल्दी चलो, यहाँ कुछ है, जल्दी। चल रहा हूँ। भागो यार, ये हमारे ऊपर है। हमने जैसे ही ऊपर देखा, एक बड़ी काले रंग की चीज जो जानवर नहीं थी ना इंसान, मैं उसे भूत कह सकता हूँ। पूरा काला, पीली आंखें, बड़े दांत, भयानक तरीके से ऊपर दीवार पर चल रहा था। उसके एक हाथ में सैम का सिर था। हम दोनों ने उसे देखकर भयानक चीख मारी और उसने अपना बहुत बड़ा मुंह खोल लिया और सैम के सिर को पूरा चबा के खा गया। हम जल्दी से वापस उसी तंगी रास्ते पर रेंगते हुए जाने लगे। मैं आगे था और हैरी मेरे पीछे था। मेरे पास इतनी जगह नहीं थी कि मैं मुड़कर देख सकूं। तभी अचानक से वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा गया और मुझे हैरी की आवाज सुनाई देना बंद हो गई। मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, पर मैं वापस नहीं जा सकता था। हैरी, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? हैरी, हैरी! कोई हलचल भी सुनाई नहीं दे रही थी। फिर मैं और ज्यादा डर गया। तभी मैंने तेज भयानक चीख पुकार सुनी। यह हैरी की आवाज लग रही थी, पर हैरी के साथ उस राक्षस की आवाज भी आ रही थी। मैं चिल्लाया। मैंने बार बार हैरी का नाम पुकारा, हैरी, हैरी! लेकिन रेंगना नहीं छोड़ा। हैरी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मैंने अपनी स्पीड तेज की और तभी मुझे मेरे पीछे हलचल सुनाई दी। कोई मेरे पीछे से आ रहा था। मुझे यकीन हो गया कि वो हैरी नहीं था, वो वही भूत था। मैं पूरे जोर के साथ रेंग रहा था। उस गुफा के इंटर पॉइंट मेरे सामने था।
मैं बस बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उस राक्षस ने मेरी टांगों को बड़े दांतों से पकड़ लिया। मैं अब दरवाजे पर ही था, लेकिन वो मेरी टांगे एक लकड़ी की तरह चबाकर तोड़ कर ले गया। मैं बता नहीं सकता था कि मैं कितने दर्द में था, और बुरी तरह चिल्लाते हुए अपनी पूरी जिंदगी की हिम्मत जुटाकर उस भूतिया गुफा को पार कर लिया। मैं तो किसी तरह उस भूतिया गुफा से बाहर आ चुका था, लेकिन वो गुफा से बाहर नहीं आया। मैं नहीं जानता अपनी टांगे शरीर से अलग होने के तुरंत बाद ही वो हिम्मत मुझ में कहां से आई, और मैं नहीं जानता मैं क्या कहूं कि मेरी किस्मत अच्छी थी या बुरी, या दोनों। अच्छी थी कि मैं बच गया, और बुरी थी कि मैंने मेरा आधा शरीर खो दिया। आखिर दर्द में कराहते कराहते मैं थोड़ा दूर रेंग कर आ गया और फोन करके मदद के लिए पुलिस को बुलाया, और आज मैं आप लोगों के सामने हूं। मेरी इस कहानी से मुझे करोड़ों व्यूज और लाइक्स जरूर मिले, पर उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी उन सभी लोगों को इस जगह की वास्तविकता के बारे में पता चल पाया, जिससे कहीं रोमांचकारी लोगों की जान वहां ना जाने के कारण बच गई। तुम्हारी वजह से हम सब इस आइलैंड पर फंस गए हैं। कैप्टन को इन्फॉर्म किए बिना तुम हम सबको यहाँ ले आए। अगर हम यहाँ मर गए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। भूमि, नेहा, रोहन और प्रनीत आइलैंड के बीचों बीच फंस चुके थे। रात के गहरे अंधेरे में समुद्र के बीचों बीच लंबे घने पेड़ों के अलावा उन्हें दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उनके कानों में पड़ने वाली सियार और जंगली जानवरों की आवाज उनके दिल के खौफ को और भी बढ़ा रही थी। यहाँ ना जाने कितनी जंगली जानवर हैं। हमें आज की रात यहाँ बिताने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। नेहा के इतने कहते ही उन सभी को झाड़ियों के पीछे से किसी के कदमों की हलचल सुनाई दी। उन्होंने जैसे ही पीछे की ओर मुड़कर देखा तो डर के मारे उनका शरीर पूरी तरह कांपने लगा। झाड़ियों के बीच से दो चमकती हुई आंखें बड़े ही भयानक तरीके से उन्हें घूर रही थी। वहाँ कौन है? कौन है वहाँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। भागो यहाँ से। भूमि की बात सुनकर वो चारों जैसे ही भागने के लिए आगे की ओर बढ़े, तभी उन झाड़ियों में चमक रही वो दो आंखें झपट कर उनके ऊपर गिर पड़ी और वो चारों हड़बड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। ये तो जंगली बिल्ली है, हम खामखा इतना डर गए। वो चारों फिर से आगे बढ़ने लगे, तभी उन्हें महसूस हुआ कि कदमों की एक दबी सी आवाज लगातार उनका पीछा कर रही है। हम आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आखिर हमें जाना कहाँ है? हमें कंपास में डायरेक्शन देखकर आगे बढ़ना होगा, वरना अगर एक बार रास्ता भटक गए तो बाहर की तरफ निकलना मुश्किल हो जाएगा। रोहन ने डायरेक्शंस देखने के लिए अपने बैग से कंपास निकाला तो वो कंपास बड़ी ही तेजी से चारों दिशाओं में घूमने लगा, और देखते ही देखते कंपास का कांच टूटकर बुरी तरह जमीन पर बिखर गया। ये सब क्या हो रहा है? अचानक से कंपास कैसे टूट गया? सुनो, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, वरना यहाँ खो गए तो मिलेंगे भी नहीं। नेहा, नेहा कहाँ है? नेहा, नेहा। अभी तक तो वो यहीं थी, अचानक कहाँ गायब हो गई? वो तीनों इधर उधर अपनी नजरें घुमाकर नेहा को ढूंढने लगे, तभी उन्हें कुछ दूर से नेहा की चीखने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज तो उस तरफ से आ रही है। नहीं, आवाज उस तरफ से आ रही है। वो सभी आपस में सब कह ही रहे थे कि तभी उन्हें लगा मानो कोई बहुत तेज गति से भागता हुआ अचानक उनके पीछे से गुजरा हो। उन्होंने ये देखने के लिए जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो सामने का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। नेहा, तुम वहाँ ऊपर पेड़ पे क्या कर रही हो? और तुम्हारे चेहरे पर ये खून कैसे लग गया? रोहन की बात सुनकर नेहा बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुराने लगी, और तभी पेड़ पर बैठे सभी पक्षी घबराकर इधर उधर उड़ने लगे। भयानक तरीके से हंसते हुए वो एक ही झटके में पेड़ से नीचे कूद गई और उन तीनों की तरफ अपनी भयानक लाल सुर्ख आंखों से देखती हुई बड़े ही डरावने तरीके से मुस्कुराने लगी। प्रणीत, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम मेरे पास आना चाहते हो? इतना कहकर वो अपने हाथ को बुरी तरह मरोड़ने लगी और सुनसान आइलैंड पर उसकी हड्डियों के चटकने की आवाज बुरी तरह गूंजने लगी और वो फिर से उसी शैतानियत भरी मुस्कुराहट के साथ हंसने लगी।
ये अब हमारी नेहा नहीं है। भागो यहाँ से, वरना ये हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। वो तीनों जैसे ही भागने के लिए आगे बढ़े, तभी नेहा ने रोहन के पैरों को जकड़कर उसे बुरी तरह जमीन पर गिरा दिया। तभी अचानक एक लकड़ी का गट्ठा आकर नेहा के सर से टकराया और वो रोहन से दूर जाकर गिर पड़ी। मौका मिलते ही रोहन भी उठकर वहां से भाग निकला। थोड़ी दूर भागने के बाद उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपने बैग से टॉर्च निकाली और टॉर्च की रोशनी डालकर उसने जैसे ही नीचे की ओर देखा तो डर के मारे उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। दूर तक फैली जमीन पर इंसानी शरीर के कंकाल बिखरे हुए थे। ये सब क्या हो रहा है? इतने सारे इंसानों के कंकाल। मुझे जल्द से जल्द भूमि और प्रणीत तक पहुंचना होगा। रोहन जैसे ही वहां से उठकर भागने की कोशिश करने लगा, तब भी कौवों के एक झुंड ने आकर उस पर हमला कर दिया और अपनी चोंच से उसके शरीर के मांस को बुरी तरह नोचने लगे। कौवों की चोट से रोहन के शरीर से खून बहने लगा। तभी वो हिम्मत करके कंकाल के हड्डियों से कौवों को दूर भगाने की कोशिश करने लगा। उसने हड्डियों को उठाकर उनके ऊपर फेंकना शुरू किया और उनसे पीछा छुड़ाकर वहां से भागने लगा। तभी दो हाथों ने बड़ी फुर्ती से उसके हाथों को पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। कौन है? छोड़ो मुझे। अबे चुप हो जा, हम हैं। दोनों ध्यान से सुनो, ये हमारा आखिरी मौका है। अगर इस बार हम अलग हुए तो फिर कभी नहीं मिलेंगे। हम यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकते। यहाँ अनगिनत इंसानों के कंकाल बिखरे हुए हैं। मुझे इन सब का कारण जंगली जानवर नहीं बल्कि कुछ और ही लग रहा है। अगर यहाँ जंगली जानवर होते तो हमें अभी तक जरूर मिलते। और जो कुछ भी नेहा के साथ हुआ वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। रोहन, तुम मुझसे डरकर भाग क्यों आए? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे याद कर लिया। आओ मेरे पास आओ। इतना कहकर वो रोहन की ओर बढ़ने लगी और इस बार उसने अपने गंदे हाथों से रोहन की गर्दन को बुरी तरह जकड़ लिया और देखते ही देखते कुछ देर बाद रोहन के शरीर पर अनगिनत कीड़े आकर लिपट गए। उस भयानक दर्द के मारे रोहन बुरी तरह चीखने लगा और उसकी चीख से पूरा आइलैंड बुरी तरह गूंज उठा। प्रणीत, हमें रोहन को बचाना होगा। हम कैसे उसकी मदद करें? हम कुछ नहीं कर सकते भूमि, हमें कुछ भी करके अपनी जान बचानी होगी। उनकी बात सुनकर नेहा उन दोनों की ओर बढ़ी और अपनी गर्दन की हड्डियों को चटकाती हुई खूंखार जानवर की तरह उन पर झपटने लगी। तभी भूमि प्रणीत का हाथ पकड़कर तेज तेज ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंत्र का जाप अपने कानों में पड़ते ही नेहा का शरीर बुरी तरह कांपने लगा और वो उस जाप को बंद करने के लिए भूमि की ओर देखकर बुरी तरह चीखने लगी। बंद करो इसे, बंद करो। छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को मैं। इसी वक्त बंद करो इस जाप को। भूमि के साथ साथ अब प्रणीत भी तेज आवाज में ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। तभी अचानक उन दोनों को अपने शरीर में से एक अलौकिक ऊर्जा महसूस हुई। तभी उन्हें महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें दबी सी आवाज में कुछ बताना चाहती हो। वो दोनों उस दबी सी आवाज को ध्यान से सुनने लगे। उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ो। उस आवाज को सुनकर वो दोनों बिना कुछ सोचे समझे आगे की ओर बढ़े। हमें उत्तर दिशा की ओर जाना है, लेकिन हम उत्तर दिशा का पता कैसे लगाएं? हमारे पास तो कंपास भी नहीं है। वैसे तो चांद हर रोज हल्की सी दिशा बदलता है, लेकिन आज पूर्णिमा की रात है और पूर्णिमा की रात चांद उगने के बाद पूर्व दिशा में स्थित रहता है। अगर पूर्व दिशा का पता चल गया तो उत्तर दिशा का पता तो हमें लग ही जाएगा। इतना कहकर उन्होंने जैसे ही आसमान की ओर देखा तो उन्हें घने काले आसमान की सिवाय कुछ दिखाई नहीं दिया। ये कैसे पॉसिबल है? पूर्णिमा की रात को आसमान में चंद्रमा ना हो, ये कैसे हो सकता है? जरूर ये सब उसी का साया है। मंत्र का जाप करो, सब ठीक हो जाएगा। उन दोनों ने जैसे ही फिर से मंत्र का जाप करना शुरू किया, तभी आसमान की काली घटाएं छटने लगी और देखते ही देखते घने काले आसमान के पीछे से चंद्रमा की रोशनी बिखरने लगी। दिख गया चांद, इसका मतलब वो दिशा उत्तर है। चलो। वो दोनों जैसे ही उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगे, वैसे ही चमगादड़ों का एक झुंड उन पर हावी हो गया और उनके रास्ते को रोकने की कोशिश करने लगा। प्रणीत, हमें जाप करते रहना होगा। यहाँ जो भी शैतानी शक्ति है उससे बस भगवान की शक्ति से हराया जा सकता है, इसलिए जाप करो। उन्होंने जैसे ही दोबारा से जाप करना शुरू किया,
वैसे ही साए की तरह मंडरा रहे सभी चमगादड़ अचानक वहां से गायब हो गए और तभी कुछ दूरी पर उन्हें बहुत तेज रोशनी दिखाई पड़ी। वो दोनों मंत्र का जाप करते हुए उस रोशनी की ओर बढ़े और उस गुफा के अंदर गए। उस गुफा के अंदर पहुंचते ही उन्हें ओम की ध्वनि सुनाई पड़ी। तभी उन दोनों की नजर वहां पर स्थापित शिवलिंग पर पड़ी। वो दोनों शिवलिंग की ओर बढ़े और भगवान के आगे नतमस्तक होकर उनसे मदद की गुहार करने लगे। तभी शिवलिंग के पास उन्हें एक किताब रखी हुई दिखाई दी। प्रणीत ने उस किताब को अपने हाथों में उठाया और उसे खोलकर उस किताब को पढ़ना शुरू किया। इस किताब को पढ़ के मुझे सब समझ आ गया है। पिछले 300 सालों से ये आइलैंड श्रापित है। यहाँ के राजा को धन संपदा में बहुत लालच था। वो हर द्वीप पे आक्रमण करके बल से ही नहीं तो छल से उनके धन कोष को लूटने लगा था। यहाँ तक कि कुंवारी लड़कियों को भी अपने साथ अपने राज्य में उनका अपहरण करके लाने लगा था। बहुत बुरे काम किए थे उसने, इतना कि शायद नर्क में भी हर एक सजा का भागी बना था। लेकिन इस सब का इस आइलैंड के श्राप से क्या लेना देना है? एक बार एक ब्राह्मण की कुंवारी बेटी का अपहरण करके दुष्कर्म किया उस जल्लाद ने और उसे मार के उसके पिता के पास उसके मृत शरीर को भिजवा दिया उस पापी ने। ब्राह्मण ने जब अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखा तो राजा के दरबार में पहुंच के उसने श्राप दिया कि 1 माह के अंदर वो और उसका पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा और उस द्वीप पे जो भी आएगा उस पर शैतान अपना कब्जा करके उसे नष्ट कर देंगे। इसका मतलब कि हम भी मारे जाएंगे। रोहन और नेहा की तरह वो शैतान हमें भी मार देगा। पता नहीं, इस किताब में लिखा है कि जिस इंसान पे सबसे पहले शैतान हावी हुआ है, अगर उस इंसान का महादेव के इस त्रिशूल से अंत कर दिया जाए तो यह आइलैंड हमेशा के लिए श्राप से मुक्त हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हम हमेशा के लिए उस इंसान को खो देंगे। इसका मतलब है हमें महादेव के इस त्रिशूल से नेहा को मारना होगा। लेकिन तुम तो उससे शादी करने वाले थे ना, हम ऐसा नहीं कर सकते। नेहा तो पहले ही मर चुकी है भूमि। जिस समय शैतान ने उसके शरीर पे कब्जा किया था उसकी जान तो उसी वक्त चली गई थी। लेकिन आज के बाद इस श्राप की वजह से किसी को अपनी जान न गंवानी पड़े, इसलिए हमें ऐसा करना होगा। प्रणीत की बात सुनकर भूमि ने रोते हुए हाँ में सर हिलाया और वो दोनों महादेव के उस त्रिशूल को लेकर उस गुफा से बाहर निकल गए। हम नेहा को ढूंढेंगे कैसे? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। प्रणीत ने अपनी जेब से एक ब्लेड निकाला और अपने हाथ पर एक घाव किया। उसके हाथ से टपक रहे खून की महक से नेहा के शरीर में छिपा वो शैतान वहां आ पहुंचा। लेकिन उसने जैसे ही प्रणीत के हाथों में महादेव के त्रिशूल को देखा तो वो बौखलाकर प्रणीत पर झपट पड़ी और वो त्रिशूल प्रणीत के हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। उसने भूमि को एक जोरदार धक्का मारा तो भूमि दूर एक पेड़ से जाकर टकरा गई और उसके सर पर गहरी चोट लग गई। वो बड़ी ही बेरहमी से प्रणीत की गर्दन को बहुत जोर से दबाने लगी। प्रणीत का पूरा शरीर बुरी तरह तड़पने लगा। तभी पीछे से उसके शरीर में किसी चीज से बहुत तेज प्रहार हुआ। भूमि ने महादेव के त्रिशूल को उठाकर उसके शरीर के आर पार कर दिया और देखते ही देखते वो बेसुध होकर गिर पड़ी। चोट लगने के कारण भूमि के शरीर में भी अब कोई ताकत नहीं बची थी, इसलिए वो भी बेहोश होकर गिर पड़ी। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में थी। मोबाइल के लास्ट सिग्नल से कैप्टन को उसकी लोकेशन के बारे में पता चला। नेहा, प्रणीत और रोहन तीनों के पार्थिव शरीर को जला दिया गया। अपनी आंखों के सामने भूमि ने अपने दोस्तों को मरते हुए देखा था। भगवान के आशीर्वाद से वो उस आइलैंड को उस श्राप से मुक्त कर वहां से जिंदा तो लौट गई थी, लेकिन उसके लिए उसे अपने 3 दोस्तों की जिंदगियां गंवानी पड़ी, जिसे शायद वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगी। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।